Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do the next part of revision. तो लास्ट लेक्चर्स में अभी तक हम कवर कर चुके हैं काफ़ी चीज़ें बेसिकली फ़िज़िकल लेयर के बारे में, ठीक है, जो कि हमारी फर्स्ट लेयर होती है। आज हम अपने सेकंड लेयर पे आ रहे हैं एसआई मॉडल की, विच इज़ डेटा लिंक लेयर। तो ये नेटवर्क लेयर से डेटा लेती है और फिज़िकल लेयर को डेटा सेंड करती है। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि हमेशा हर लेयर अपने ऊपर वाली लेयर से डेटा लेती है और नीचे वाले को डेटा देती है। और नेटवर्क लेयर सेकंड पे है, जो थर्ड पे आती है हमारे पास, डेटा लिंक लेयर सेकंड पे है, तो थर्ड पे आती है हमारे पास नेटवर्क लेयर। अभी नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर डेटा लेगी और फिर उसके नीचे होती है फिजिकल लेयर, उसको डेटा देगी सेफली, ठीक है। इस लेयर में हर काम सेम नेटवर्क के अंदर एक नोड से दूसरे नोड तक डेटा सेफली पहुंचाना होता है। इसका मेन काम ये है कि भाई एक ही नेटवर्क है, उसी के अंदर एक नोड से दूसरे नोड पे डेटा को सेफली पहुंचाना। नेटवर्क लेयर की यूनिट होती है पैकेट और डेटा लिंक की लेयर यूनिट होती है फ्रेम। वही फिजिकल लेयर की क्या होती थी, बिट्स। इसका सबसे पहला काम क्या है, नोड टू नोड, या फिर हम इसको कह देते हैं होप टू होप डिलीवरी। होप टू होप डिलीवरी बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि डेटा लिंक लेयर डेटा को सिर्फ एक नोड से नेक्स्ट नोड तक पहुंचाती है, नथिंग एल्स। ओके, अब मान लो ए है, फिर आगे राउटर 1 लगा हुआ है, फिर राउटर 2 है, फिर बी है। तो ए से बी तक डायरेक्ट डेटा नहीं जाता, पहले ए से R1 जाएगा, फिर R1 से R2, फिर R2 से बी पे जाएगा। हर होप पर डेटा लिंक लेयर का काम होता है और इसीलिए इसे होप टू होप डिलीवरी कहते हैं। फंक्शंस क्या हैं डेटा लिंक लेयर के, इसके 5 मेजर फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है फ्लो कंट्रोल, मतलब कि सेंडर इतनी ही स्पीड से डेटा भेजेगा जितनी सी रिसीवर रिसीव कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेंडर तो फुल स्पीड में भेजे जा रहा है, रिसीवर की कैपेसिटी नहीं उतनी। ये फिर सेंडर बहुत स्लो भेजे जा रहा है, रिसीवर वेट ही करे जा रहा है। अगर सेंडर बहुत फास्ट भेजेगा तो रिसीवर स्लो हुआ तो रिसीवर का बफर भर जाएगा और डेटा लॉस हो सकता है। एग्जाम्पल समझो, सेंडर ने 100 फ्रेम्स भेज दिए पर सेकेंड, क्योंकि डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के अंदर डेटा जाता है, और रिसीवर ने 40 फ्रेम्स पर सेकेंड लिए। अगर सेंडर कॉन्टीन्यूसली अब भेजता ही रहेगा 100 फ्रेम पर सेकेंड तो रिसीवर ओवरलोड हो जाएगा। फ्लो कंट्रोल सेंडर को कंट्रोल करता है, ये काम होता है फ्लो कंट्रोल का, कि रुको अगले ने लिए तो 40 है, तुम 100 और भेज रहे हो, बेवकूफ़ इंसान हो। अगला है एरर कंट्रोल। ट्रांसमिशन के टाइम पे डेटा करप्ट हो सकता है, जब ये सब चीज़ें प्रोसेस चल रहा होता है इधर से उधर जाने का, तो एरर कंट्रोल का काम होता है एरर को डिटेक्ट करना, ज़रूरत पड़े तो दोबारा उस चीज़ को डेटा को मंगवाना, यानी कि रीट्रांसमिशन कराना। मान लो भाई करप्ट हो गया बीच में, फिर टेक्निक्स क्या यूज़ होती है इसके अंदर, CRC, चेकसम, पैरिटी, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्सेस कंट्रोल, थर्ड फंक्शन। पहला हमने क्या देखा, फ्लो कंट्रोल, दूसरा हमने देखा एरर कंट्रोल, तीसरा है एक्सेस कंट्रोल। अगर एक ही मीडियम को मल्टीपल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो डिसाइड करना पड़ता है कि कौन पहले डेटा भेजेगा, ठीक है। इसी को एक्सेस कंट्रोल कह देते हैं, कि हमने कंट्रोल कर लिया कि कौन पहले डेटा भेजेगा। इसका एग्जांपल हो गया CSMA, CDLO, हार्ट टोकन रिंग, इन सब का पर्पज़ यही होता है, एक्सेस कंट्रोल, कोलिजन अवॉइड करना बेसिकली। चौथा फंक्शन आता है फिजिकल एड्रेस। जैसे डेटा लिंक लेयर के अंदर मैक एड्रेस यूज़ करते हैं, मतलब इसके अंदर, वैसे ही नेटवर्क लेयर के अंदर IP एड्रेस यूज़ होता है। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं। जो मैक एड्रेस होता है, जो फिजिकल लेयर में होता है हमारी, ये 48 बिट का यूनिक एड्रेस होता है। हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का अपना मैक एड्रेस होता है। IP एड्रेस चेंज हो सकता है, लेकिन मैक एड्रेस नॉर्मली फिक्स्ड होता है। बेसिकली फ़्लो कंट्रोल क्या रहता है, अब हमने पांचों चीज़ें देख ली कि हमारा फ़्लो कंट्रोल क्या होता है, एरर कंट्रोल क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, फिजिकल एड्रेस पे चल रहे हैं हम, अभी पांचवी रहती है देखने कि इसका 3 टेक्निक से फ़्लो कंट्रोल होता है। कैसे, सबसे पहला स्टॉप एंड वेट ARQ, गो एंड बैक ARQ, और तीसरा होता है सिलेक्टिव रिपीट ARQ। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि ARQ होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। बेसिकली इट इज़ अ ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। अगर रिसीवर को फ्रेम सही नहीं मिला तो वो सेंडर से दोबारा भेजने की रिक्वेस्ट करता है, और इसी रिक्वेस्ट को, इसी प्रोसेस को ARQ कह देते हैं। कि मान लो मेरे को किसी ने कोई पार्सल भेजा, मैंने कोई सामान ऑर्डर करा, वो मेरे पास नहीं आया, मैंने उन कंपनी वालों को बोला कि मेरा सामान प्लीज़ दोबारा भेज दो। मैंने उनको क्या की, रिक्वेस्ट, और ये जो प्रोसेस है ना जो मैंने किया उनको रिक्वेस्ट करने का, उसको ही कह देते हैं ARQ, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। सबसे पहले बात करें स्टॉप एंड वेट ARQ की, तो ये सबसे सिंपल प्रोटोकॉल है। वर्किंग क्या होती है इसकी, सेंडर एक फ्रेम भेजता है, रिसीवर रिसीव करता है,
एक्नोलेजमेंट भेजता है फिर रिसीवर कि हाँ मिल गया है। एक्नोलेजमेंट आने के बाद ही सेंडर नेक्स्ट फ्रेम भेजेगा, वरना अगला फ्रेम ही नहीं भेजेगा। समझ गए? इसके अंदर विंडो का साइज़ 1 होता है, मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक ही फ्रेम नेटवर्क में होगा, और सीक्वेंस नंबर 0 या 1 होते हैं इसके अंदर। ठीक है, रीज़न क्या है इसका? एक टाइम पर एक ही फ्रेम ट्रैवल करता है इसलिए 0 या 1। दूसरा आता है इसके अंदर टाइम आउट टाइमर। सेंडर फ्रेम भेजता है, अगर एक्नोलेजमेंट नहीं आती ना तो सेंडर वेट करता है टाइम ख़त्म होने के बाद। अब ये टाइमर टाइम आउट चल पाता है, जब ये टाइम ख़त्म हो जाता है उसके बाद फ्रेम दोबारा भेज देता है, क्योंकि इसको लगता है कि अच्छा उसके पास पहुंचा नहीं, क्योंकि सामने से एक्नोलेजमेंट नहीं आई। इसको कह देते हैं टाइम आउट टाइमर। ये स्टॉप एंड वेट। इसके एडवांटेज क्या है? ये सिंपल है, ईजी टू इम्प्लीमेंट है, रिलायबल है। डिसएडवांटेज क्या है? बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि एक टाइम पे एक भेज सकता है, बैंडविड्थ वेस्ट हो रही है, लार्ज नेटवर्क के लिए सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास अब इसका अगला टाइप आता है फ्लो कंट्रोल का, दैट इज़ गो बैक एंड ARQ। स्टॉप एंड वेट में सिर्फ एक फ्रेम भेज सकते थे, गो बैक एंड में मल्टीपल फ्रेम्स को एक साथ भेज सकते हैं। इसकी वर्किंग कैसे होती है? बेसिकली विंडो साइज़ मान लो 4 था, सेंडर ने 1 2 3 4 एक साथ भेज दिया, रिसीवर सब रिसीव करता रहता है। अगर फ्रेम 3 में एरर आ गया, मान लो 4 भेजे, थर्ड में एरर आ गया, तो रिसीवर थर्ड रिजेक्ट करेगा और फ्रेम 4 भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब वो जहाँ पे एरर आ गया उसके बाद वाले एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेंडर को बोलेगा कि फ्रेम 3 दोबारा भेजो, तो फ्रेम 3 और 4 फिर सेंडर दोबारा भेजेगा फिर से। इसीलिए नाम इसका ये कि गो बैक एन, यानी कि एन पे एरर आया तो उसके बाद से सारा दोबारा भेजो। इसके अंदर रिसीवर विंडो साइज़ 1 होता है, उसके अंदर विंडो साइज़ 1 होता था, इसमें रिसीवर 1 होता है, यानी कि रिसीवर आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स एक्सेप्ट नहीं कर सकता, एक टाइम पे ऐसे ही करेगा। विंडो साइज़ का फॉर्मूला क्या होता है? इसमें 2 की पावर n-1, ये है सेंडर विंडो साइज़, जिसमें n जो है सीक्वेंस नंबर बिट्स हैं। एग्जाम्पल n=3 है, तो विंडो साइज़ क्या होगा? 2 की पावर 3-1, तो कितना हुआ? 8-1 7। एडवांटेज क्या है? फास्ट होता है, बेटर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है, इजी इंप्लीमेंटेशन है। बट डिसएडवांटेज क्या है? अगर एक फ्रेम लॉस्ट हो गया तो उसके बाद वाले भी दोबारा भेजने पड़ते हैं, बैंडविड्थ वेस्ट हो जाती है। तो फर्स्ट हमारा स्टॉप एंड वेट हो गया, सेकंड गो बैक एंड ARQ हो गया, थर्ड आते हैं हम सिलेक्टिव रिपीट ARQ पे। ये गो एंड बैक का इम्प्रूव्ड वर्जन है। मान लो सेंडर ने 1 2 3 4 भेजा, अगर फ्रेम 3 लॉस्ट हो गया तो रिसीवर क्या करेगा? 1 2 4 रिसीव कर लेगा, फ्रेम 4 को डिस्कार्ड नहीं करेगा, बस फ्रेम 3 दोबारा मांगता है। सेंडर सिर्फ फ्रेम 3 दोबारा भेजता है, और इसीलिए इसको कहते हैं सिलेक्टिव रिपीट, कि भाई जिस सिलेक्टिव रिपीट यानी कि सिलेक्ट किया उसी को रिपीट करो, यानी कि जिसमें एरर था उसको हमने सिलेक्ट किया, उसको वापस भेजा जाएगा और वापस लिया जाएगा, ना कि बाकी के फालतू लोगों को डिस्टर्ब किया जाएगा। दोनों का विंडो साइज़ इसके अंदर सेम होता है, जैसे कि गो बैक एंड में नहीं होता था, उसमें रिसीवर का साइज़ 1 होता था और सेंटर का 2 की पावर n-1। इसमें दोनों का सेम होता है, 2 की पावर n और ऊपर ही -1। ठीक है, उसमें नीचे -1 होता है, ऊपर ही -1। मान लो कि आपका n3 है, तो विंडो साइज़ उसमें क्या होता था हमारा 7, क्योंकि 2 की पावर 3 यानी कि 8-1 होता था। इसमें क्या होगा? 3-1 यानी कि 2, और 2 की पावर 2 कितना होगा? 4। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है? भाई ये फास्ट है, इसमें ट्रांसमिशन कम है, क्योंकि एक ही वही जाएगा जिसमें गलती है, बाकी तो एज इट इज़ रहेंगे। बेटर बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है, लेकिन कमियां इसमें ये हैं कि कॉम्प्लेक्स है, रिसीवर को बफर मेंटेन करना पड़ता है। फटाफट से तीनों में डिफरेंस देखें तो बात करूं मैं फ्रेम्स सेंड की, तो स्टॉप एंड वेट एक सेंड कर सकता है, बाकी मल्टीपल कर सकते हैं। सेंडर विंडो की स्टॉप एंड वेट की 1 होती है, और गो बैक एन की 2 की पावर n माइनस बाहर वाला 1, और सिलेक्टिव रिट्रीट में 2 की पावर n-1 पावर में, n-1 जो है 2 की पावर में है। रिसीवर विंडो की बात करूं तो गो बैक एन में भी 1 होता है, स्टॉप एंड वेट में भी 1 होता है, वहीं सिलेक्टिव रिपीट में 2 की पावर n-1 ही होता है, हमने कहा था सेम होता है। ओके, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स ना ही स्टॉप एंड वेट एक्सेप्ट कर सकता, ना गो बैक एक्सपेक्ट कर सकता। रिसीवर सिलेक्टिव रिपीट जो है उसमें एक्सेप्ट हो सकता है आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स। रीट्रांसमिशन की बात करूं तो स्टॉप एंड वेट सिर्फ एक टाइम पे एक को रीट्रांसमिट करता है। गो बैक एंड जितने एरर फ्रेम आ गए उसके बाद वाले फॉलो जितने कर रहे थे उसको उन सबको करता है। और सिलेक्टिव रिपीट सिर्फ उस फ्रेम को करता है जिसमें एरर था। स्पीड सबसे ज़्यादा होती है सिलेक्टिव की, फिर गो बैक की उसके कम, फिर स्टॉप एंड वेट की तो सबसे ही कम होती है।
नेक्स्ट इज़ कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्टॉप एंड वेट की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो लो होती है, गो एंड डन की मीडियम होती है और वहीं सिलेक्टिव रिपीट की हाई होती है। बेसिकली अभी हम इसका मेजर पार्ट हम कवर कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। सो नेक्स्ट एंड द फिफ्थ फंक्शन वी हैव इज़ फ्रेमिंग। तो अब डिटेलिंग क्लियर का ना एक ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि फ्रेम क्या होता है। नेटवर्क लेयर जब डेटा सेंड करती है ना, तो उस डेटा को पैकेट कहते हैं, लेकिन डेटा लिंक लेयर उस पैकेट को डायरेक्टली फिजिकल लेयर को नहीं भेजती। सबसे पहले वो डेटा लिंक लेयर पैकेट के आगे एक हेडर और पीछे एक ट्रेलर ऐड कर देती है, जो भी हमारे पास पैकेट आया था नेटवर्क लेयर से। इसको बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये आगे पीछे ऐड करने के बाद, उसको हम फ्रेम कहते हैं और इसको बनाने के प्रोसेस को फ्रेमिंग कहते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डेटा इनटू फ्रेम्स बाय एडिंग अ हेडर एंड द ट्रेलर बिफोर द ट्रांसमिशन। इसकी ज़रूरत क्या है, देखो अगर सेंडर कॉन्टिन्यूसली बिट भेजता रहे ना, तो रिसीवर को ये पता ही नहीं चलेगा कि एक मैसेज कहाँ स्टार्ट हुआ और कहाँ फिनिश हुआ। इसीलिए डेटा लिंक लेयर डेटा को स्मॉल फ्रेम्स में डिवाइड करती है। हर फ्रेम की अपनी बिगिनिंग और एंडिंग होती है। इससे रिसीवर इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है कि एक फ्रेम कंप्लीट हो गया है। हेडर में क्या होता है और ट्रेलर में क्या होता है। हेडर में जनरली इन्फॉर्मेशन होती है, सोर्स का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, फ्रेम टाइप और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। वहीं ट्रेलर में क्या होता है, एरर डिटेक्शन इन्फॉर्मेशन, जैसे कि CRC हो गया, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक हो गया, ये सब स्टोर होता है। इससे रिसीवर चेक करता है कि फ्रेम ट्रांसमिशन के टाइम करप्ट तो नहीं हुआ। सपोज करो कि सेंडर ने तुम्हें भेजा हेलो, नेटवर्क लेयर सिर्फ डेटा भेजेगा हेलो, डेटा लिंक लेयर इसके अराउंड इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, हेडो के आगे हेडर पीछे ट्रेलर। अब ये कंप्लीट फ्रेम बन गया है। रिसीवर पहले हेडर पढ़ेगा, फिर डेटा पढ़ेगा, फिर ट्रेलर चेक करेगा। फ्रेमिंग के कुछ टाइप्स होते हैं, 2 टाइप की फ्रेमिंग होती है। सबसे पहला होता है करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग, दूसरी होती है बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग। करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग को बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग भी कह देते हैं। इस मेथड को फ्रेम की स्टार्टिंग और एंडिंग को स्पेशल करेक्टर्स से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो हेलो था, उसके आगे फ्लैग लगा दिया, पीछे फ्लैग लगा दिया, तो यह फ्लैग एक स्पेशल करेक्टर है। रिसीवर को पता चल जाता है कि पहले फ्लैग फ्रेम स्टार्ट और दूसरा फ्लैग फ्रेम एंड। इसीलिए इसी करेक्टर ओरिएंटेड फ्रेमिंग को फ्रेमिंग कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, अगर डेटा के अंदर भी वही फ्लैग करेक्टर आ गया तो रिसीवर कंफ्यूज हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो करेक्टर स्टफिंग यानी कि बाइट स्टफिंग यूज़ की जाती है। अब ये क्या चीज़ होती है, मान लो फ्लैग का F लिख दिया हमने और डेटा है हेलो, यहाँ डेटा के अंदर भी फ्लैग आ गया, तो सेंडर उसके लिए एक एस्केप करेक्टर ऐड कर देगा। जैसे F हेलो पूरा नहीं लिखेगा, हेल करेगा, फिर एस्केप, फिर F, फिर लो, फिर F, मतलब आधा आधा तोड़ देगा उसके अंदर, किसका यूज़ करके, एस्केप का यूज़ करके। तो रिसीवर एस्केप चेक कर समझ जाता है कि ये एक्चुअल डेटा है, फ्रेम एंड नहीं है। ओके, नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। ये था बाइट ओरिएंटेड अभी तक, अब आते हैं बिट ओरिएंटेड पे। ये मॉडर्न नेटवर्क का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमिंग टेक्निक है, टाइप है और कह सकते हैं। इसमें करेक्टर्स नहीं, बाकी स्पेशल बिट पैटर्न यूज़ होते हैं, जनरली 0 1 1 1 1 1 0, कुछ इस प्रकार के। ये फ्रेम स्टार्ट और फ्रेम एंड दोनों के लिए यूज़ होते हैं। रिसीवर को ये भी पैटर्न मिलता है, मतलब ये पैटर्न मिलता ही पता चल जाता है कि फ्रेम स्टार्ट और एंड कहाँ पे हो रहा है। मान लो मैंने कोई को लिखा 0 1 1 1 0 1, बीच में मैंने लिखा डेटा कोई भी जो मुझे भेजना था, फिर मैंने उसको एंड भी उसी कोड से कर दिया 0 1 1 1 जो भी मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। इससे रिसीवर को पहचान हो जाती है यहाँ पे शुरू हुआ, यहीं पे ख़त्म होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अगर सेंडल के ओरिजिनल डेटा के अंदर भी 0 1 1 1 1 0 वही सेम चीज़ आ जाए जो मैंने हेडर या ट्रेलर में लिखी है, तो रिसीवर उससे गलती से फ्रेम एंड समझ लेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनी है हमारे पास बिट स्टफिंग। बहुत सिंपल है, जब भी सेंडर को डेटा में कॉन्टीन्यूसली 5 कॉन्जिक्यूटिव 1 मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक एक्स्ट्रा 0 इंसर्ट कर देता है। ओके, 3 थे, एक बार 5 बार 1 आया तो उसको देखा 5 बार आया तो एक 0 ऐड कर दिया। इस प्रोसेस को बिट स्टफिंग कहते हैं। ओके, मान लो कि ओरिजिनल डेटा मेरे पास ये है कि मेरे पास 5 बार 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, 0 है। सेंडर देखेगा मेरे पास कॉन्टीन्यूस 1 कितने आए, 5 आए, तो एक एक्स्ट्रा 0 पीछे इंसर्ट कर देगा। ठीक है, फिर रिसीवर जब फ्रेम रिसीव करेगा वो 5 कॉन्टीन्यूस 1 के बाद उसने 0 को रिमूव कर लेगा कि भाई एक्चुअल डेटा तो ये है।
और ओरिजिनल डेटा उसे फिर मिल जाएगा। एडवांटेज क्या है फ्रेमिंग की? डेटा को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करता है, सेंडर और रिसीवर को फ्रेम बाउंड्रीज बताता है, एरर डिटेक्शन पॉसिबल होता है, रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है और डेटा लिंक लेयर की बेसिक फंक्शनैलिटी है। ओके, तो अब आते हैं हम अपने एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के ऊपर। अब तक हमने डेटा को फ्रेम्स बना दिया, नेटवर्क में भेज दिया, ठीक है, लेकिन ट्रांसमिशन के टाइम पे ना एक प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कहते हैं केबल में नॉइस होना या फिर वायरलेस में इंटरफेरेंस होना, इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस आना। इन सब की वजह से ना एक रिसीवर को दो डेटा मिलते हैं, वो सेंडर वाला डेटा से डिफरेंट हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को कहते हैं ट्रांसमिशन एरर। एरर है क्या? इट मीन्स रिसीव्ड डेटा इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ट्रांसमिटेड डेटा, यानी कि जो मैंने भेजा था वो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हें कुछ और ही मिल गया, ठीक है। अकर क्यों होता है एरर? हो सकता है नॉइज़ की वजह से, सिग्नल एटेन्युएशन की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की वजह से या वीक वायरलेस सिग्नल की वजह से। दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सिंगल बिट एरर, एक होता है बर्स्ट बिट एरर। स्टार्टिंग विद द सिंगल बिट एरर, तो ये एक बिट चेंज होती है इसमें। मान लो सेंडर ने भेजा 1011, रिसीवर को मिला 1010, इसमें सिर्फ एक बिट का एरर है, ठीक है, कि जो 1 है वो 0 बन गया, इसीलिए इसे सिंगल बिट एरर कहते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है, सिर्फ एक बिट चेंज होती है, डिटेक्ट करना इजी होता है और वायर्ड कम्युनिकेशन में ज़्यादा दिखने और वायर्ड कम्युनिकेशन के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ बर्स्ट एरर। बिट एरर हो गया हमारे पास, सिंगल बिट। बर्स्ट एरर, एक से ज़्यादा बिट करप्ट हो जाती हैं इसके अंदर। मान लो कि सेंडर ने भेजा 101101101100, रिसीवर को रिसीव हुआ 100011, तो यहीं पे एरर दिख गया हमें, 000 दिखा, जब यहाँ तो 11 था, तो यहाँ मल्टीपल बिट्स चेंज हो गई, इसीलिए इसे ब्रूट एरर कहते हैं। ब्रूट एरर कह रही हूँ, इसीलिए इसको बर्स्ट एरर कहते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? मल्टीपल बिट्स को अफेक्ट करता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में कॉमन है, डिटेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और रियल नेटवर्क में बर्स्ट एरर ज़्यादा कॉमन है। दोनों में फ़र्क देखूँ तो एक में एक बिट चेंज होती है, एक में मल्टीपल होती है। एक में लेस कॉमन होता है, एक बहुत कॉमन है। एक ईजी टू डिटेक्ट है, एक हार्डर टू डिटेक्ट है। कौन सा हार्डर है? बर्स्ट एरर। एक में सिंपल या कह लो स्मॉल करप्शन होता है, और बर्स्ट में बहुत ज़्यादा करप्शन होता है। एरर डिटेक्शन की बात करूँ तो ये है क्या? रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि एरर आया या नहीं? इसी टेक्निक को बोलते हैं एरर डिटेक्शन टेक्निक। कि वो कैसे पता लगाएगा? सिर्फ ये चेक करना कि डेटा करेक्ट है या करप्टेड है, ये डेटा को ऑटोमेटिकली रिपेयर नहीं करता है, सिर्फ डिटेक्ट करता है। करेक्शन क्या होता है? एरर करेक्शन के स्टेप आगे हैं वैसे। एक ये सिर्फ एरर डिटेक्ट करता है, मतलब जो ये सिर्फ एरर को डिटेक्ट ही नहीं करता है, बल्कि ओरिजिनल डेटा को रिकवर भी कर सकता है। जैसे डिटेक्शन का काम था एरर डिटेक्ट करना, करेक्शन का काम है करेक्ट भी कर देगा उसको। अगर एक बिट गलत आ गई तो एरर करेक्शन उस बिट को सही भी कर सकता है, ठीक है। दोनों में फ़र्क देखें तो एरर को आइडेंटिफाई करता है डिटेक्शन, और करेक्ट करता है करेक्शन। सिंपल एरर होता है डिटेक्शन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है करेक्शन। लेस एक्स्ट्रा बिट्स होती है डिटेक्शन में, मोर एक्स्ट्रा बिट्स होती है करेक्शन में। CRC, चेकसम पैरिटी, ये सब एरर डिटेक्शन यूज़ करता है। और वहीं पे एरर कनेक्शन कौन यूज़ करता है? हेमिंग कोड। इसकी टेक्निक क्या होती है एरर डिटेक्शन की? पहले सिंपल पैरिटी, 2 डायमेंशनल पैरिटी, चेकसम, CRC, ये सब होती है। इनको एक एक करके हम समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।